ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समय समय पर सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिनका प्रभाव सभी 12 राशि और 27 नक्षत्रों के जातकों के ऊपर पड़ता ही है। सभी ग्रह एक निश्चित अंतराल के अनुसार ही अपना राशि परिवर्तन करते हैं। नव ग्रहों में राहु और केतु को छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। आकाश में अगर इन ग्रहों को ढूंढना निकला जाए तो पिंड के स्वरूप में इनका अस्तित्व मिलेगा ही नहीं, लेकिन इनका असर किसी न किसी रूप से प्रत्येक जातक के ऊपर हमेशा छाया रहता है और उनके जीवन में उथल पुथल मचा देता है। राहु के साथ साथ केतु भी 18 महीने में ही अपना राशि परिवर्तन करते हैं और राशि में जितने भी चरण होते हैं, प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और इन 3 नक्षत्रों में 4-4 चरण होते हैं और इन चरणों का भोग करते हुए फिर यह प्रत्येक ग्रह जो है आगे बढ़ जाते हैं, जिसका असर हर राशि के जातकों और नक्षत्र के जातकों के ऊपर पड़ता ही है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। यह सब चीज़ें आपकी कुंडली के ग्रहों के ऊपर भी निर्धारित होती हैं। राहु केतु ने 30 अक्टूबर 2023 को 1:33 के आसपास जो है अपना राशि परिवर्तन किया था। राहु और केतु छाया ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए पिंड के रूप में आपको ये दिखाई नहीं देते हैं। राहु और केतु की अपनी कोई भी राशि नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो राहु को शनि के अनुसार और केतु को मंगल के अनुसार फल देने वाला बताया गया है। इसीलिए शनिवत राहु कुजवत केतु अक्सर आपको सुनने को मिलता है। केतु ने 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 2:13 के आसपास तुला राशि को छोड़ करके कन्या राशि में प्रवेश किया था। केतु 18 मई 2025 तक कन्या राशि में ही रहने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप देखेंगे तो कन्या राशि में जो है ये राशियों के अनुसार छठी राशि आती है। कन्या राशि दक्षिण दिशा की मालिक है और इसका अगर आप चिन्ह है तो एक लड़की हाथ में पुष्प की डाली पकड़े हुए आपको दिखाई देती है। कन्या राशि का जो स्वामी होते हैं वह बुध ग्रह होते हैं और इस राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जिसमें से दूसरा, तीसरा और चौथा चरण कन्या राशि में विद्यमान होता है। उसके बाद हस्त नक्षत्र, जो चारों चरण कन्या राशि में रहते हैं, और उसके बाद चित्रा नक्षत्र, जिसके 2 चरण कन्या राशि में आते हैं। इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी अगर आप देखेंगे तो शनि और शुक्र बताए गए हैं। केतु और राहु हमेशा उल्टे चलते हैं, इसी कारण इन्हें वक्री ग्रह की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार से ये उल्टे चलते हुए राशियों में परिवर्तन करते हैं, उसी प्रकार से वह नक्षत्रों में भी उल्टा ही भ्रमण करते हैं। केतु ने 10 नवंबर 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है। पहले वह हस्त नक्षत्र में विराजमान थे, अभी वह हस्त नक्षत्र को छोड़ करके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आ गए हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर वो देखेंगे तो आकाश में कुल मिलाकर के 27 नक्षत्र आते हैं, जिसमें से 12वें नंबर का नक्षत्र यह कहलाता है। ऐसे में कुछ नक्षत्र और राशि के जातकों को केतु का नक्षत्र परिवर्तन लाभ देने वाला है, तो कहीं ना कहीं कुछ राशि और नक्षत्र के जातकों को संभल के रहने की ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार जो केतु ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश किया है, तो 12 राशि के 27 नक्षत्रों में जितने भी जातक पैदा हुए हैं, उन सभी जातकों के लिए केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन अगले 2025 तक क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला है, और किसकी किस्मत चमकने वाली है और किसकी नैया डूबने वाली है। तो इन सब की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर आप देखेंगे तो केतु को छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। इसका अपना कोई भी पिंड या भौतिक स्वरूप नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी यह ग्रह गोचर करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर शुभ या अशुभ फल छोड़ते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुभ
जगह पर राहु और केतु बैठे हैं तो कहीं ना कहीं गोचर के अनुसार आपको शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं सबसे पहले ये जरूर कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने 2023 में जब अक्टूबर के समय राहु और केतु ने नक्षत्र परिवर्तन के साथ साथ राशि परिवर्तन किया था, तो मैंने विस्तृत तौर पर प्रत्येक राशि के जातकों को राहु और केतु का परिवर्तन क्या फल देने वाला है इसकी विस्तृत रूप से जानकारी दी थी। तो पहले आपको अपने राशियों के अनुसार यह देखना होगा कि राशि में राहु और केतु आपको किस भाव में बैठ करके क्या फल देने वाले हैं, उसके विवरण को पहले सुनिए। उसके पश्चात तो जब भी कोई भी ग्रह राशि में रहते हुए अपना नक्षत्र का परिवर्तन करते हैं तो वह राशियों के साथ साथ नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार आपके जीवन में शुभ या अशुभ फलों को घटा या बढ़ा देते हैं। तो जरूरी नहीं है जिस भी राशि के जातकों को जो उस समय राशि में शुभ फल प्रदान हुए हैं, लेकिन उस समय पहले वह चित्रा नक्षत्र में थे, फिर हस्त में थे, अब ये उत्तरा फाल्गुनी में आए हैं, तो नक्षत्रों के अनुसार इनके फलों में भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। तो पहले आपको जो है वो वीडियो अवश्य देखनी है। उसके पश्चात अब आप जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो भी शुभ या अशुभ फल मिलने वाले हैं उसकी जानकारी जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ वह आपको उस राशि में जो भी आपको फल प्राप्त हो रहा है प्लस नक्षत्र के अनुसार जो फल प्राप्त हो रहा है उसको आपस में कैलकुलेट करने के बाद ही आपको अपने फलों को शुभ या अशुभ समझना चाहिए। राशि में अगर आपको 100% फल मिल रहा है लेकिन नक्षत्र के अनुसार जो है बुरा फल मिल रहा है, राशि में शुभ मिल रहा है, तो आप 50-50% मान सकते हैं। राशि में भी शुभ है, नक्षत्र में भी शुभ है तो 100% आपको शुभ फल मिलेगा। लेकिन नक्षत्र में भी शुभ है और लेकिन नक्षत्र में अशुभ है और राशि में भी अशुभ बता रहे हैं तो आपको बहुत ही संभल के रहने की ज़रूरत है। अतः आपको कोई ना कोई उपाय अवश्य करने चाहिए। वैदिक ज्योतिष में केतु को एक छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है। केतु का अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है, ना तो भौतिक रूप में उनका कोई पिंड पाया जाता है, लेकिन गोचर के अनुसार जब भी यह राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो सभी के जीवन पर कुछ ना कुछ शुभ या अशुभ फल या असर छोड़ते ही हैं। केतु को चंद्रमा के दक्षिण के छोर में माना जाता है। आमतौर पर देखा जाए तो केतु को अशुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो नव ग्रहों में से सिर्फ केतु ही एक ऐसा ग्रह है जिसे मोक्ष का कारक माना जाता है। तो केतु अगर आपकी कुंडली में सही है तो मोक्ष, अध्यात्म, ज्ञान, रहस्यवाद और मानसिक स्थितियों को भी केतु दर्शाता है। शुभ स्थिति में अगर केतु होता है तो जातक ज्ञानी बनता है। अशुभ स्थिति में अगर केतु होता है तो अचानक ही जातक के अंदर कुछ बिना सोचे समझे जो है गलत फैसले लेने की प्रवृत्ति आ जाती है। केतु अपने आप में देखा जाए तो एक रहस्यमय कारक ग्रह है। केतु सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही दुश्मन है और समय समय पर ग्रहण लगा करके वह अपनी दुश्मनी का बदला भी इनसे लेता है। 10 नवंबर 2024 को केतु ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। वह चंद्रमा के हस्त नक्षत्र को छोड़ करके सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अब आ चुके हैं। यहाँ पर केतु जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चरणों का भोग करेंगे तो सूर्य के नक्षत्र में जाते जाते वह 10 नवंबर से लेकर के 18 मई 2025 तक इसी नक्षत्र में विद्यमान रहने वाले हैं। तो केतु की यह जो मूवमेंट है वह कन्या राशि में ही रहने वाली है और 18 मई 2025 को वह अपना राशि परिवर्तन भी कर लेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अगर आप स्वामी देखेंगे तो सूर्य होते हैं और सूर्य सिंह राशि के स्वामी होते हैं। राहु केतु हमेशा वक्रत्व चाल चलते हैं, इसीलिए वह ग्रहों और राशियों और नक्षत्रों में उल्टा विचरण करते हैं। तो पहले वह कन्या राशि में, तुला राशि में थे, तुला से कन्या में, और उसके पश्चात वह सिंह राशि में विचरण करेंगे। केतु एक तरफ देखा जाए तो रोग के बंधन से भी जा करते हैं, एक्सीडेंट इत्यादि करवाना, चोट इत्यादि करवाना, यह केतु के अशुभ फलों में विद्यमान है। अगर केतु शुभ स्थिति पे है तो दूसरी तरफ वह इंसान को मुक्त भी कर देते हैं। केतु जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे तो केतु क्योंकि जो है मोक्ष का कारक है, कन्या राशि में विद्यमान है और यह सूर्य के नक्षत्र में आने वाले हैं, तो केतु सूर्य को ग्रहण भी लगाते हैं। तो जब सूर्य के नक्षत्र में केतु जो है विचरण करेंगे तो दो ऑपोजिट एनर्जियां आपस में टकराएंगी और यह आपको एक विलक्षण रिजल्ट भी आपके जीवन में देने वाले हैं। इस परिवर्तन की वजह से
आप सभी जातकों को या तो कुछ शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं या फिर आपके जीवन में उथल पुथल मचने वाली है। वैदिक पंचांग के अनुसार अगर आप देखेंगे तो केतु ने 10 नवंबर को रात के 11:31 पर अर्थात कल जो संडे का दिन था तो रविवार के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में उन्होंने प्रवेश किया था और इस राशि में वह 18 मई 2025 तक विद्यमान रहने वाले हैं। कन्या राशि में रहते हुए सूर्य के नक्षत्र में जब केतु ने परिवर्तन किया है तो नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार अब केतु आपको इस प्रकार का फल देने वाले हैं। तो जितने भी 27 नक्षत्र के जातक हैं और 12 राशियों में जिन भी राशियों में यह नक्षत्र पड़ते हैं उन प्रत्येक व्यक्तियों को इस प्रकार के फल प्राप्त होने वाले हैं। जिन भी जातकों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो सूर्य का नक्षत्र कहलाता है, क्योंकि ये जग जाहिर है कि सूर्य और केतु और चंद्रमा के साथ इनका आपस में 36 का आंकड़ा है। तो कृत्तिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो सूर्य के नक्षत्र हैं, इनमें लोगों का जन्म सूर्य के नक्षत्र में अगर हुआ है तो आप लोगों को ये जो यानी आप 10 नवंबर से लेकर के 18 मई तक का जो समय है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि 7 से 8 महीने, 7.5 महीने तक का जो समय है आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि केतु जो है आपके लिए जन्म तारा में आ गए हैं और यहाँ पर रहते हुए केतु जो है आपके शरीर में किसी भी प्रकार की हानि अवश्य पहुँचाने वाले हैं। तो आपको अपने शरीर की रक्षा करनी है। जब भी आप रोड क्रॉस करेंगे तो रोड को क्रॉस करते वक्त सावधानी अवश्य बरतिए, क्योंकि वह सूर्य के नक्षत्र में आने वाले हैं। तो सूर्य आपके पिता के कारक हैं, तो पिता की सेहत को भी कुछ ना कुछ इशू हो सकती हैं। अगर आपका भयंकर एक्सीडेंट होता है तो आपको फ्रैक्चर इत्यादि भी हो सकते हैं। कई लोगों को अगर हार्ट से संबंधित या दिल से संबंधित कोई इशू चल रही हैं तो यहाँ पर भी केतु के द्वारा आघात मिल सकता है। तो आप लोगों को अपने शरीर में अपने दिल की, अपने हड्डियों की और अपने शरीर की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। जो भी लोग सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं उन लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है और केतु जो है कहीं ना कहीं अगर आप घूस इत्यादि लेते हैं तो यही केतु आपके लिए आत्मसम्मान में ठेस अवश्य पहुंचाने वाला है। बशर्ते कुंडली के अकॉर्डिंग कहीं पर केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा अगर चल रही है तो आपको अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो जितने भी लोगों का जन्म सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा में जिनका भी जन्म हुआ है, आप लोगों को अगले 7.5 महीनों तक बहुत ही अधिक जो है संभल करके रहने की ज़रूरत है। मैं तो कहूँगी अप्रॉक्सीमेटली 8 महीने का ही समय आपके लिए जो है डेंजर है। उसके बाद आता है कि जिन भी लोगों का जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ है तो सूर्य का नक्षत्र आपके लिए डेंजर जोन है। अब आता है केतु का नक्षत्र। तो केतु के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो अश्विनी, मघा, मूल यह 3 नक्षत्र आते हैं। तो जिन भी लोगों का जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ है आप लोगों के लिए केतु डेंजर जोन में है। तो यहाँ पर बैठ करके केतु कहीं ना कहीं आपके ऊपर विपत्तियों का कारण बनने वाले हैं। आपके जीवन में उथल पुथल मचने वाली है। किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई खतरा आपके शरीर को लगने वाला है। कोई भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है, मृत्यु तुल्य आपको कष्ट हो सकता है, कुछ ऐसी विपत्ति आपके ऊपर आ सकती है कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही ना हो। तो मैं कह सकती हूँ कि अगले 8 महीने यानी 18 मई 2025 तक आपके लिए सही नहीं है और कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ होने वाली है। अगर आपको कोई चोट इत्यादि भी लगती है तो भयंकर सर्जरी तक की भी नौबत आपके ऊपर आ सकती है। तो अगर आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई सर्जरी इत्यादि होने वाली है तो कोशिश करिए किसी अच्छे ज्योतिष से अपनी कुंडली को एक बार जांच परख अवश्य करवाइए।
फिर एक अच्छा मुहूर्त निकाल करके ही आप अपनी कोई भी सर्जरी इत्यादि अवश्य कराइए, नहीं तो ये केतु आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। आपकी मान के लिए, मान मर्यादा के लिए, आत्मसम्मान के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न दिखाई दे रहा है। तो कोशिश कीजिए, अश्विनी मघा मूल वाले जितने भी जातक हैं, आप लोगों के लिए भी मैं कहूँगी कि यह केतु जो है आपको अशुभ फल देने वाला है। अब आ जाता है शनि के नक्षत्र। मैं पहले उन नक्षत्रों के बारे में बता रही हूँ जिन लोगों के लिए नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार जो है केतु शुभ फल नहीं दे रहे हैं। तो नंबर 3 पे आता है शनि का नक्षत्र। तो जिन भी लोगों का जन्म शनि के नक्षत्र में हुआ है, अर्थात पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद, ये तीनों नक्षत्र जो हैं शनि के नक्षत्र आते हैं। तो जिन भी लोगों का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है, आप लोगों के लिए भी केतु का यह परिवर्तन जो है कहीं ना कहीं बाधा कारक प्रत्यारी तारा में पड़ रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में बाधाएं बहुत आने वाली हैं। किसी न किसी कारण जो है आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और ख़ासकर नौकरी से संबंधित बाधाएं आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अगर आपका कोई व्यवसाय इत्यादि है और उसमें कोई भी कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनसे संबंधित कुछ मुश्किलें आपको दिखाई देंगी। जितने भी कर्मचारी वर्ग है या जो भी निम्न वर्ग के जो लेबर क्लास के लोग हैं, इनसे आपको परेशानी उत्पन्न होने वाली है। इनके साथ अगर आपने किसी भी प्रकार का झगड़ा इत्यादि किया तो कोशिश कीजिए, मुसीबत आपके सर ही फूटने वाली है। तो शनि से संबंधित जो भी लोग हैं, नक्षत्र से जो भी लोग शनि के नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं, खासकर आपको अपनी नौकरी का अवश्य ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और सरकार के साथ रह करके कार्य इत्यादि कर रहे हैं, तो जो भी निम्न क्लास के जो पियन हैं या जो क्लर्क इत्यादि हैं, उन लोगों के साथ आपको किसी भी प्रकार का कोई पंगा नहीं लेना है। अगर छोटी मोटी कोई लड़ाई झगड़ी भी उनके साथ किया आपने, तो ब्लेम आपके ऊपर ही आने वाला है। आपके कुछ कार्य रुक सकते हैं। जो कार्य अभी तक जिनके लिए आपने सोचा था कि शायद अब आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन अगले 8 महीने देखा जाए तो आपके लिए बाधा कारक ही है। बाधाएं ही आपके जीवन में अत्यधिक आने वाली हैं। नौकरी में अगर कोई प्रमोशन होने वाला था, आपका प्रमोशन रुक जाएगा। किसी न किसी कारण से आपको जो है प्रमोशन मिलेगा ही नहीं। अगर आप प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं तो बॉस के साथ आप बना के रखिए। अगर आपने अपने बॉस के साथ झगड़ा इत्यादि किया तो नौकरी से भी आपको हाथ धोना पड़ सकता है। साथ में ही जितने भी लोग मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को जो भी टारगेट दिए गए हैं, इन 8 महीनों में ये लोग अपने टारगेट शायद उतने ज़्यादा अचीव ना कर पाएँ। इस कारण भी कहीं ना कहीं नौकरी से संबंधित आपको बाधाएं आ सकती हैं। तो मैं तो कहूँगी कि ये समय है कि आपको जो है शनि के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, और शनि से संबंधित जो भी आपको जो है उपाय बताए जाते हैं, उन उपायों को अवश्य कीजिए। तो शनि के नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद में जन्म लेने वाले लोगों के लिए यह अगले 8 महीने जो है, जिसमें केतु ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है, कहीं ना कहीं आपके लिए दुखदायक ही रहने वाले हैं। अब आ जाता है कि जिन भी लोगों का जन्म, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि ये आपके लिए डेंजर जोन है। अब आ जाता है कि जिन भी लोगों का जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ है, तो राहु के नक्षत्र में आते हैं आद्रा, स्वाति और सतभिषा। इन 3 नक्षत्र में जिन भी जातकों का जन्म हुआ है, उन लोगों को भी मैं कहूँगी कि आपके लिए इस वक्त जो केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है सूर्य के नक्षत्र में, आपके लिए कहीं ना कहीं डेंजर रहने वाला है। यानी ये आपके लिए बद्ध तारा है। तो बद्ध तारा का अर्थ होता है मृत्यु तुल्य कष्ट। तो ये आपको बद्ध तारा में पड़ेंगे। तो यहाँ पर केतु जो है, यहाँ पर केतु का ये नक्षत्र जो है राहु के नक्षत्र में उत्पन्न हुए सभी जातकों के लिए बहुत ही अधिक सुरक्षित रहने का समय है। कोई ना कोई बाधाएं आपके ऊपर होने वाली हैं। किसी न किसी प्रकार से आपको झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है। आपको जो है, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में है, तो खासकर गवर्नमेंट से साथ किसी भी प्रकार को आपको जो है उनसे उलझना नहीं है। अगर आप किसी भी कर्मचारी से, या आप खुद सरकारी नौकर हैं, या गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार के कुछ गलत कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट के द्वारा प्रताड़ित किया जा सकता है।
और मृत्यु तुल्य कष्ट का अर्थ है कि कहीं ना कहीं रहस्यमय तरीके से आपके प्रति जो है साजिश की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको जो है राहु जो है, क्योंकि गलतफहमी के द्वारा आपके दिमाग में कुछ इस प्रकार के विचार भी उत्पन्न करेगा कि सामने वाले जो लोग हैं ये आपके दुश्मन बन के बैठे हैं, परंतु आपको सतर्क और अलर्ट होकर के रहने की ज़रूरत है। आपको कुंडली में अपने ग्रहों को भी देखना है कि कुंडली में जो ग्रह हैं राहु केतु वो किस भाव में विद्यमान है, और उसी के अनुसार ही फिर आपको शुभ और अशुभ फलों में आपको तुलना करनी है। तो राहु के नक्षत्र में जो भी लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप एक तो जो भी सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं घूस लेना बंद कर दीजिए। अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं तो सरकार के द्वारा रेड पड़ सकती है। अगर आप इनकम टैक्स वगैरह नहीं भरते हैं तो सरकार आपको प्रताड़ित करने वाली है। हृदय से संबंधित आपको कुछ ना कुछ इश्यू होने वाले हैं। समाज में आपके मान सम्मान के ऊपर जो है कुछ ना कुछ दाग धब्बा लग सकता है, आपकी बेइज्जती इत्यादि हो सकती है, मान हानि हो सकती है। तो कोशिश करिए, राहु के नक्षत्र वालों को अपने आप को संभल करके रहने की ज़रूरत है, काम हो करके न्यूट्रल होकर के रहने की ज़रूरत है। किसी की बातों में मत आइए, अपने दिमाग को जो है सचेत रखिए और कोशिश ये करिए कि अपने काम के अलावा अन्य कामों पे और या बातों पे ध्यान मत दीजिए। किसी से फालतू का लड़ाई झगड़ा पंगा इत्यादि मत लीजिए। आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सच साबित होने में वरना टाइम नहीं लगेगा। तो आपको अपने आप को संभालना है, परिवार की भी देखभाल करनी है और परिवार के सदस्यों के साथ भी आपको जो है मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है, वरना कहीं ना कहीं जो है आपके ऊपर जो है मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मृत्यु हो, लेकिन इस प्रकार का कष्ट हो जो मृत्यु से कम भी ना हो। तो अपनी इज्जत को बचाना आपके हाथ में है। मान सम्मान रुतबा वगैरह जो भी है ये आपको बना करके समाज में रखना है। तो ये जो 4 नक्षत्र के जो जातक हैं इन लोगों के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि ये समय आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इस समय को जो है आप सुचारू रूप से ढंग से चलिए, सावधान होकर के रहिए, अपने काम से मतलब रखिए और जो भी आपको उपाय बताए जाते हैं उन उपायों को श्रद्धापूर्वक करिए। अगले 8 महीने कहीं ना कहीं मुश्किलों वाले आपके लिए रहने वाले हैं। अब आ जाता है कि जिन भी लोगों का जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है, तो चंद्रमा के नक्षत्र में आते हैं श्रवणा, हस्त और रोहिणी। तो इन 3 नक्षत्रों में पैदा हुए जितने भी जातक हैं आपके लिए केतु का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में यानी रवि के या सूर्य के नक्षत्र में जो उन्होंने परिवर्तन किया है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी समय रहने वाला है। तो अगले 8 महीने यानी 10 नवंबर से लेकर के 18 मई तक का जो समय है ये बहुत ही गोल्डन जुबली समय है आपके लिए। इस समय को यूटिलाइज़ कीजिए। तो जो भी आप चंद्रमा से संबंधित, मान लीजिए अगर आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे, अभी तक काम नहीं बन रहा था, अब इन 8 महीनों में आपके वो काम पूरे हो जाएंगे। अगर आपको जो है वीज़ा प्रोसेस में मुश्किल आ रही थी या किसी प्रकार में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, अब यह प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाएगी। जो भी लोग चंद्रमा से संबंधित लाइक जो भी जल से संबंधित कुछ काम कर रहे थे या चंद्रमा से संबंधित जो भी जितने भी काम होते हैं उन कामों को अगर आप कर रहे थे या उनका व्यवसाय आप कर रहे थे, अभी तक जो भी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा था, अब कहीं ना कहीं आपके दोनों हाथों में मैं लड्डू कह सकती हूँ। तो अगले 8 महीने आपके लिए बहुत ही शुभकारी हैं, लाभकारी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है चंद्रमा के नक्षत्र वालों के लिए केतु का जो परिवर्तन है कहीं ना कहीं परम मित्र तारा में आ रहा है। तो आपके लिए यह बहुत शुभ समय मैं कह सकती हूँ। इस समय जो 8 महीने हैं ये दोबारा नहीं आने वाले हैं। जितना हो सके भरकस प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए और जो चीज़ें अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई थी उनको अवश्य आपको प्राप्त होंगी। अगर आप किसी प्रकार के कॉलेज में कोई एडमिशन लेना चाहते थे, विदेश में एडमिशन लेना चाहते थे, नहीं हो रहा था, अब आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर नौकरी में कोई प्रमोशन नहीं हो रहा था, अब आपको नौकरी में प्रमोशन भी होगा, सैलरी भी बढ़ेगी और आपकी पदवी भी बढ़ेगी। अगर आपकी माता के शरीर में किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी चल रही थी या माता के साथ कोई अनबन चल रही थी, तो अब उनका शरीर या उनकी जो भी प्रॉब्लम थी वो भी धीरे धीरे जो है वह भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए यह समय बहुत ही शुभकारी, लाभकारी है। अब आ जाता है कि जिन लोगों का जन्म मंगल के नक्षत्र में हुआ है, मंगल में आते हैं मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले
जितने भी जातक हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं केतु का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए भी अत्यंत शुभ रहने वाला है। आपके लिए केतु जो है लाभकारी बन करके आ गए हैं। तो ये जो समय है, यानी अगर आप मान लीजिए किसी प्रकार से भूमि से संबंधित कोई काम कर रहे थे, ज़मीन वगैरह बेचना खरीदना इसका काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब आपको जो है इससे अधिक फ़ायदा प्रॉपर्टी से संबंधित होने वाला है। जो लोग कुछ भूमि में ड्रिलिंग करने का जो लोग काम करते हैं उनके लिए यह समय अत्यधिक लाभकारी रहने वाला है। तो यहाँ पर ज़मीन जायदाद, भूमि से संबंधित या बिल्डिंग से मटेरियल का भी अगर आप सामान इत्यादि बेच रहे हैं, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। जो लोग अग्नि से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जैसे ईंटें वगैरह बनाना या कोई आयरन मेटल वगैरह पिघला करके उससे धातुओं को पिघला करके कुछ ना कुछ अन्य सामान बनाना, तो इन लोगों के लिए भी यह समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो कह सकते हैं कि अगले 8 महीने जो है आपके लिए अत्यंत शुभकारी हैं। अगर कहीं ना कहीं भाइयों के बीच में आपके कोई टकरार चल रही थी किसी प्रकार को लेकर के, तो अब यह समय है तो भाइयों में भी अब कहीं ना कहीं फिर से वो दोस्ताना माहौल बन जाएगा। जिन भी लोगों का जन्म मंगल के नक्षत्र में हुआ है, अगर आप सरकार से संबंधित किसी प्रकार का कोई टेंडर इत्यादि प्राप्त करना चाहते थे और वो नहीं मिल रहा था, तो ये 8 महीने आपके लिए अत्यंत लाभकारी हैं। तो सरकार से भी आपको फ़ायदा होने वाला है, ज़मीन जायदाद भूमि इत्यादि से भी फ़ायदा होने वाला है। अगर आप कोई ड्रिलिंग का काम कर रहे थे, जैसे जो लोग सोना इत्यादि ढूंढते हैं, ड्रिल करके नीचे से ऑयल वगैरह इत्यादि निकालते हैं, तो इस प्रकार का भी अगर आप कुछ खादानों का कोई भी काम कर रहे थे, तो इसमें भी कहीं ना कहीं, और अग्नि से संबंधित भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा अवश्य पहुंचने वाला है। अब आ जाता है कि जिन भी लोगों का जन्म, यानी आपके लिए भी ये बहुत ही गोल्डन जुबली अपॉर्चुनिटी मैं कह सकती हूँ। अब जिन भी लोगों का जन्म गुरु के नक्षत्र में हुआ है, तो गुरु के नक्षत्र में आते हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। इन लोगों के लिए भी यह समय बहुत ही शुभकारी है, यानी आपके लिए गुरु इस समय सक्सेस जोन में आ गए हैं, तो कोई ना कोई उपलब्धियां आपको अवश्य प्राप्त होने वाली हैं। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, ज्ञान के क्षेत्र में हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है गुरु आपकी पदवी को राइज करेंगे, शिक्षा में आपकी उन्नति होगी। जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इत्यादि देना था, या जो सरकार से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते थे, या सरकारी नौकरी के लिए भी अगर आपने कोई अप्लाई किया है और इस बीच में अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। जिन भी लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई किया है और अगर आपका इस नक्षत्र में अगर आप उत्पन्न हुए हैं और कहीं ना कहीं सूर्य भी आपकी कुंडली में फेवर में है, तो आने वाला अगला साल आपके लिए सरकारी नौकरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आप किसी प्रकार की कोई संस्थान इत्यादि चलाते हैं, धार्मिक संस्था चलाते हैं, मंदिर इत्यादि चलाते हैं, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेन या उपलब्धियाँ आपको प्राप्त होने वाली हैं। जितने भी गुरु हैं, शिक्षार्थी हैं, इनके लिए भी यह समय बहुत ही शुभ और लाभकारी रहने वाला है। अब आ जाता है कि जिन भी लोगों का जन्म जो है, तो आपके लिए भी यह समय बहुत ही शुभ है। अब आ जाता है कि बुध के नक्षत्र में जिन भी लोगों का जन्म हुआ है, बुध का जो नक्षत्र आता है आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। आप लोगों के लिए केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है वह क्षेमा तारा में आया है, अर्थात आपके लिए कल्याणकारी है। तो जितने भी अभी खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों को अभी तक जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी, अब इनको अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू होगी। इवन अगर आपने देखा होगा, मैंने आज ही न्यूज़ में देखा है कि भारतीय टीम जो है ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई है और वहाँ पर 5 दिन का जो है वो मैच खेलने वाली है, टेस्ट मैच खेलने वाली है। आप देखिए यहाँ पर भारतीय टीम जीत करके आने वाली है, यह मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ। तो आपके लिए जितने भी खिलाड़ी लोग हैं, खिलाड़ी वर्ग के लोग हैं, जितने स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं, इनके लिए ये बहुत ही कल्याणकारी समय है। अगर आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अगर आप बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है उसको पास करेंगे, आपको उनमें सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। अगर आप एनवायरनमेंट से संबंधित भी कोई काम कर रहे हैं, जो लोग एनवायरनमेंट साइंस से भी जुड़े हुए हैं, अगर वो किसी प्रकार के कुछ प्रैक्टिकल्स इत्यादि में लगे हुए हैं,
उनमें भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। जितने भी छोटे बच्चे हैं इस साल यानी अगले 8 महीने तक इन छोटे बच्चों को भी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से लाभ तो अवश्य प्राप्त होने वाले हैं। तो बुध के नक्षत्र में आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती के जितने भी जातक हैं आपके लिए यह कल्याणकारी समय है। पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप खिलाड़ी इत्यादि हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप जो है पर्यावरण से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, इवन अगर आप लेखा जोखा अर्थात अकाउंट इत्यादि से संबंधित भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अकाउंटेंसी में काम कर रहे हैं, सीए इत्यादि का काम कर रहे हैं, इसमें भी जातकों को बहुत लाभ मिलने वाला है। जो लोग सीए के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही गोल्डन जुबली रहने वाला है। तो आपके लिए यानी बुध के नक्षत्र में जो भी जातक हैं इनके लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा। अब आ जाता है कि जिन भी लोगों का जो जन्म है शुक्र के नक्षत्र यानी आप कह सकते हैं कि बुध के लिए बुध, तो अब अगर शुक्र के नक्षत्र में जिन भी जातकों का जन्म हुआ है उन लोगों के लिए ये जो समय है, अब शुक्र जो हो गया वो फीमेल के लिए आ गया, तो स्त्रियों के लिए यह बहुत शुभ समय है। आपके लिए जो है यह संपत्त तारा में शुक्र पड़ रहे हैं, तो केतु का नक्षत्र परिवर्तन अगले 8 महीने के लिए आपको समृद्धि अवश्य देने वाला है। तो जो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी छोटे बड़े कलाकार थे, हीरो हीरोइन थे, उनके लिए यह बहुत सुंदर समय है। जितने भी लोग कॉस्मेटिक अर्थात सौंदर्य प्रसाधन के साथ जुड़े हुए हैं, इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत है। महिलाएं जो भी किसी भी प्रकार का कार्य कर रही हैं, अगर आपका जन्म इन तीनों नक्षत्र में भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए यह जो पीरियड है ये गोल्डन जुबली पीरियड है। यानी कहीं ना कहीं लक्ष्मी आपके पास तो अवश्य आने वाली है। अब वह किस प्रकार से आती है, चाहे वो सरकार के द्वारा आपको मिल सकती है, अगर आपको नौकरी इत्यादि नहीं थी तो गवर्नमेंट से आपके लाभ होगा। अगर आप लोन वगैरह के लिए ट्राई कर रही थी तो कहीं ना कहीं लोन आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई व्यवसाय अगर आप शुरू करने वाली थी तो व्यवसाय में आपको फ़ायदा होने वाला है। जितने भी लोग जो हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको भी फ़ायदा कहीं ना कहीं पहुंचने वाला है। और महिलाओं के लिए तो खासकर जो मैं कहूँगी यह बहुत ही शुभ समय रहने वाला है। तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं शुक्र के नक्षत्र में उत्पन्न होना और केतु का यह परिवर्तन होना दोनों हाथों में लड्डू लेकर के आ रहा है। तो धन से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां अभी तक आपके जीवन में चल रही थी, कहीं ना कहीं धन से संबंधित वह परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। और अगर आपके परिवार में भी किसी न किसी प्रकार के अगर कोई इशू चल रहे थे तो धीरे धीरे यह इशू भी अब समाप्त हो जाएंगे। तो ये मैंने आज आपको बताया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो कुल मिलाकर के जो 4 नक्षत्र ऐसे हैं, यानी आप कह सकते हैं कि जिन भी लोगों का जन्म रवि अर्थात सूर्य के नक्षत्र में हुआ है, जिन लोगों का जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ है, जिन लोगों का जन्म शनि के नक्षत्र में हुआ है और केतु के नक्षत्र में हुआ है, तो इन लोगों के लिए अगले 8 महीने बिल्कुल भी शुभ नहीं रहने वाले हैं नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार। जिन भी लोगों का जन्म चंद्रमा के नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में और शुक्र के नक्षत्र में हुआ है, इन 4 लोगों के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहने वाला है, उपलब्धियों भरा है, कल्याणकारी है, धन प्राप्ति के योग हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अगले 8 महीने बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। और ख़ासकर सरकार से संबंधित जो भी योजनाएं आपके लिए बनाई गई हैं, या जिन योजनाओं से आप कुछ प्राप्त करने वाले हैं या प्राप्त करना चाहते थे और प्राप्त नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपको सहायता करने वाली है। तो ये जो 8 महीने हैं आपके लिए बहुत ही सुंदर जाने वाले हैं। तो जिन भी लोगों के लिए यह जो मैंने शुभ समय बताया है उनकी तो बल्ले बल्ले, लेकिन जिन लोगों के लिए जो 4 मैंने लोग आपको बताए थे, केतु के सूर्य के नक्षत्र वाले, केतु के नक्षत्र शनि और राहु, इन 4 नक्षत्र वालों के लिए जो समय है बहुत ही क्रिटिकल समय है। अब आता है कि आपको उपाय क्या करने हैं। तो कोशिश करिए कि आपको केतु से संबंधित जो भी उपाय हैं, कुंडली में
वो आपको उपाय करने चाहिए। मैं सबको कॉमन उपाय इसलिए नहीं बता पाती हूँ क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता कि कुंडली में केतु आपके कौन से भाव में, किस राशि में, किस नक्षत्र में बैठा है, कितने चरण पे बैठा है। तो ये सारी डिटेल होनी अत्यधिक ज़रूरी होती है, अंश आदि इत्यादि देखने पड़ते हैं। तो फिर भी एक मैं जरूर कहूँगी, केतु का जो नवग्रह मंत्र है जपा कुसुम पलाशम समथिंग करके जो है, जो मंत्र है, इस मंत्र का अगर आप उच्चारण करते हैं, अगर आप मंदिर में जा कर के केतु के इस मंत्र का जाप करते हैं, जपा कुसुम पलासम समथिंग करके जो है ये मंत्र है, नवग्रह से संबंधित ये मंत्र है, इस मंत्र का जो है आप जो है जप अवश्य कीजिए। ये जो मंत्र है क्योंकि नवग्रह में से लिया गया है, तो नवग्रहों के मंत्रों का उपाय अगर आप करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो कोशिश करिए एक माला कम से कम 108 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ जिस भी नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं उस नक्षत्र का भी जो है आपको उपाय अवश्य करना होता है। यानी जिन लोगों का जन्म केतु, शनि, राहु और चंद्रमा के नक्षत्र में हुआ है, तो इन ग्रहों का भी, तो इन ग्रहों के भी जाप आपको अवश्य करने चाहिए। और साथ जो सूर्य के नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है वह सूर्य की पूजा करेंगे, केतु के नक्षत्र वाले केतु की, शनि और राहु वाले जो हैं शनि की पूजा करेंगे, शनि पे तेल इत्यादि चढ़ाएंगे, पीपल के पेड़ पे तेल चढ़ाएंगे। राहु वाले जितने भी लोग हैं वह शिवलिंग पे जाकर के जो है पंचामृत चढ़ा करके रुद्राभिषेक करेंगे, शिव पे पानी चढ़ाएंगे और रुद्राष्टक का पाठ करेंगे। तो अगर आप ये सारे उपाय करते हैं, जो कॉमन उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये उपाय आपके लिए शुभ और लाभदायक रहने वाले हैं। तो इन उपायों को करिए। बाकी आप कोशिश करिए, आप अपनी कुंडली का एनालाइज जरूर करवाइए और उसके पश्चात अगर आप उपाय करते हैं तो अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहने वाले हैं। और डेली अगर आप जाप करते हैं, शुभ ग्रह आपको शुभ फल देंगे, अशुभ ग्रह आपके ठीक होना शुरू हो जाएंगे और फिर वह बुरा प्रभाव कम कर देंगे। तो मंत्र जाप में जितनी शक्ति है उतनी अधिक शक्ति बाकी अन्य उपायों में नहीं होती है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग मंत्र साधना इत्यादि नहीं कर सकते हैं, तो वह अन्य उपायों को अपना सकते हैं। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।